हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने गीतांग छठी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जो कि ए लेवल एंड ओ लेवल कोर्स का एक सब्जेक्ट है, एक मॉड्यूल है। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। उसमें हमने समझा था कि कोई भी प्रॉब्लम को हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे और उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं हम उसमें समझे हैं। और हमारा जो क्लास 2 है, यानी कि 2 नंबर जो हमने क्लास लिया था, उसमें हमने एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का बेसिक बातें हमने बताई थी। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उन सभी के बारे में हमने डिटेल बताया हुआ है। अगर आप क्लास 2 नहीं देखे हैं तो उसे आप एक बार जरूर विजिट कर ले। अगर आप क्लास 2 हमारा देख लेते हैं तो आपको कोई भी एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और चैप्टर 2 का पार्ट 1 में हमने 3-4 एग्जाम्पल के साथ भी समझा था कि और हम बेहतर कैसे हम कोई फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हम आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को समझने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो चैप्टर 2 है इसमें केवल एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है और हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम देखते हैं आज का एजेंडा क्या है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल को समझेंगे और अपना एल्गोरिदम लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को समझने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम को समझेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला प्रोग्राम होगा, पहला प्रॉब्लम जो है वो है फैक्टोरियल कंप्यूटेशन, यानी कि हमें एक फैक्टोरियल निकालने का एक लॉजिक डेवलप करना है, एल्गोरिदम तैयार करना है और उसका फ्लो चार्ट देखना है कि कैसा होगा। और फिर जब हमारा चैप्टर 3 होगा तो हम इन सबको कोडिंग में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया फैक्टोरियल फाइंड आउट करना किसी नंबर का। फिर हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, यानी कि कोई हम एक नंबर लेंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक इनपुट किया 1 2 3 123 1 2 3 जो हमने एंटर किया है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है 3 2 1, यानी कि 321। तो इस तरीके से हमें कोई नंबर कीबोर्ड से इनपुट देना और ठीक उसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट कराना है। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेस्ट वेदर नंबर इज प्राइम, यानी कि कोई हम नंबर इनपुट करेंगे, क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से मेथड यूज करने वाले हैं, इन सभी को समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है फेबोनाची सीरीज। हम एक फेबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट कराएंगे। आप इन सभी प्रॉब्लम को क्लास 8 या 12th या फिर और भी पहले जैसे 7-8 में भी इन सभी प्रॉब्लम को आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, जो है GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, जिसे हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे और इसका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दोनों देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने भी प्रॉब्लम लिखे हुए हैं इन सभी को आप अपने मैथ के क्लास में पहले पढ़ चुके होंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि इन सभी प्रॉब्लम को भूल चुके होंगे, तो आज हम उनका रिवीजन भी करेंगे एंड उसका लॉजिक भी डेवलप करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एंड तक जरूर देखिए। और इसमें जो भी टॉपिक है, जो भी इसमें प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो है फैक्टोरियल कंप्यूटेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम एक नंबर रखते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है जो कि है 5। ठीक है, अब 5 का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, फैक्टोरियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर एक और तरीका होता है फैक्टोरियल डिनोट करने का, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है फैक्टोरियल का। तो हमें क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है 5 का फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल का रूल ये कहता है कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं उसको
आप 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ उस नंबर तक। यानी कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फैक्टोरियल 5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फैक्टोरियल को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। तो अब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं कि फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने 1 इंटू 2 किया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमने 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा 24 एंड 24 में हमने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से हो रहा है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। फिर रिजल्ट 2 आ गया तो हमने 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24 आ गया और 24 को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 120। ओके, तो हमारा जो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो हम जैसे ही कीबोर्ड से इनपुट करें 5 तो हमें आउटपुट कितना आना चाहिए, 120। आइए हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हम 6 रख लेते हैं कि फैक्टोरियल 6 हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन होगा। तो हमने अभी अभी 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई किया जो कि आया था 120। तो अब हम 120 इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 720। ठीक है, तो 720 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कीबोर्ड से इनपुट दे 6 तो 6 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, तो इस तरह से हमें फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना है। तो हमने देख लिया कि हमें कैसे इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारा क्या है, तो अब हमें इसका एल्गोरिदम देखना है। तो हमने रफ आइडिया देख लिया और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। तो 3 स्टेप में है, फर्स्ट है कि अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है उसको समझना है। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, फिर समझे। समझने के बाद हम क्या करेंगे, तो उसका एक रफ आइडिया तैयार करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें ये पता है कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं तो हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने रफ आइडिया यहाँ पे देख लिया कि कैसे फैक्टोरियल को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे हमने ट्रिक्स देख लिए, कैसे हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। ये हमने एक रफ आइडिया देख लिया कि कैसे ये वर्क करता है। अब हमें क्या करना है कि अब हमारा जो थर्ड स्टेप है इसको अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, एल्गोरिदम तैयार करना है। यानी कि एक हमें आउटपुट जनरेट करना है कि अब हमारा आउटपुट कैसा हो, और इसका लिए हम एक लॉजिक तैयार करेंगे। लॉजिक क्या हो, तो लॉजिक को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन कैसा होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हो इंटर अ नंबर, यानी कि कोई नंबर इंटर हो, जैसे कि हमने दिया 5 तो यहाँ पे निकल जाए फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ऐसा हमारा कुछ
आउटपुट स्क्रीन होना चाहिए कि जैसे ही मॉनिटर पर लिखे इंटर अ नंबर, आप एक नंबर इंटर करें तो इंटर जैसे यहाँ पे इनपुट होगा 5, तो 5 एंटर करने के बाद ही क्या होगा कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, यहाँ पे फैक्टोरियल हमारा फाइंड आउट हो जाना चाहिए। तो ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसकी जो लॉजिक है, जो एल्गोरिदम है, ये हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो हम कैसे लॉजिक क्रिएट करेंगे, कैसे एल्गोरिदम तैयार करेंगे, तो वो हमें इसके बेस पे तैयार करना होगा कि ये वर्क कैसे करता है, फैक्टोरियल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन लॉजिक हो गया। हम इसी को इम्प्लीमेंट करके एक एल्गोरिदम तैयार करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये कैसा। तो यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम देख लेते हैं। तो हमें एक नंबर इंसर्ट करने के लिए एक नंबर चाहिए, तो हम एक वेरिएबल रखेंगे जिसका नाम रहेगा नम। एक हम ऐसा बॉक्स रखेंगे जिसके अंदर हम जो भी इनपुट किया जाएगा उसको स्टोर कराएंगे। अब 1 5 इंटर हो या 6 इंटर हो, जो भी नंबर यहाँ पे इंटर हो तो हम उसको रखेंगे। ठीक है, और एक और हम वेरिएबल रखेंगे जो कि फैक्टोरियल को हमारा स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो रिजल्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, क्या इसके अलावा पे और हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हाँ और भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक हम ऐसा वेरिएबल रखेंगे, सपोज कि हम एक आई रखेंगे। आई क्या करेगा, तो ये कैलकुलेट करेगा कि अब हम कितना बार हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि काउंटर का काम करेगा। ठीक है, यानी कि हमें जितना नंबर हमने इंटर किया है ये उतने बार कैलकुलेट करे, तो उसके लिए हमें एक काउंटर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। पहले हम इन सबको इरेज कर देते हैं। तो हमारा जो एल्गोरिदम है कुछ इस तरीके से है, हम देखते हैं इसको। तो जो हमने रफ आइडिया देखा था उसी का यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे और डिफाइन 3 वेरिएबल, हम 3 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, नम, फैक्ट एंड आई। तो हम यहाँ पे एक रफ आइडिया एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया नम, ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया नम, एक हो गया यहाँ पे फैक्ट और फिर एक हो गया यहाँ पे आई। ठीक है, 3 वेरिएबल हमारा बन चुका है। अब क्या करना है, इनपुट वैल्यू इन नम। नम में हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे। तो सपोज हमने कीबोर्ड से इसमें 5 इनपुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो फैक्ट में 1 रखना है एंड आई में 1 रखना है। आई में हमें 1 रखना है एंड फैक्ट में हमें 1 रखना है। आई में 1 क्यों रखना है और फैक्ट में 1 क्यों रखना है, ये समझने वाली बात है। तो आई में हम 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1 से लेकर, जैसे कि हमने अभी समझा था कि 5 का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ठीक है, तो इसलिए हमने आई में रख लिया। आई एक काउंटर का काम करेगा जो ये काउंटिंग करेगा कि हमने लास्ट कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने आई रख लिया। और फैक्ट में 1 क्यों है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो कह रहा है, रिपीट स्टेप 5 अंटिल आई लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि स्टेप नंबर जो 5 है इसे तब तक रिपीट करना है जब तक कि आई की वैल्यू नम के बराबर ना हो जाए। ठीक है, यानी कि नम कितना है हमारा 5, तो आई को हमें तब तक ये जो स्टेप 5 है इसको हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि आई 5 के बराबर तक ना पहुंचे, यानी कि हर स्टेप में हम आई को एक एक बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते ये 5 तक हमारा पहुंच जाए। ये कैसे इंक्रीज होगा, इन सबको यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप 5 को। अब तो स्टेप 5 क्या कर रहा है कि फैक्ट असाइन फैक्ट इनटू आई, यानी कि फैक्ट जो हमारा है 1, ठीक है, फैक्ट, और फैक्ट में क्या करना है कि फैक्ट इंटू आई। अगर हम 1 इंटू 1 कर दें तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। अगर हम यहाँ पे 0 रख देते तो 0 इंटू 1 अगर हम करते यहाँ की, क्योंकि
आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 इंटू 1 करते तो रिजल्ट कितना आता 0 आ जाता। तो इस तरह से हम कितना भी मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता, लेकिन हमें 0 नहीं रखना, हमें तो कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए इनिशियली स्टेट हम 1 रखेंगे, ताकि हम जब भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट जो भी हैगा वो वहाँ पे स्टोर हो सके। अगर हम 0 रखेंगे तो हर टाइम 0 ही आएगा। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमने फैक्ट में 1 क्यों रखा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो वो पॉजिटिव नंबर आए, 0 ना आए। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये है प्रिंट फैक्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 टाइम्स इसको रिपीट करना है, यानी कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और नम के बराबर तक चलाना है। तो आइए हम इसे एक बार चला के भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक, मेन लॉजिक है वो क्या है कि फैक्ट को मल्टीप्लाई करो आई से और फिर उसे फैक्ट में रख दो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसके लॉजिक को, जो हमारा मेन लॉजिक है, फैक्ट असाइन फैक्ट इनटू आई। तो ये हमारा मेन लॉजिक है और इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। और एक और क्या है, तो आई असाइन आई प्लस 1, ठीक है, यानी कि आई में जो भी वैल्यू है उसमें हमें 1 से ऐड करना है। तो ये 2 काम हमें बार बार रिपीट करना है। तो अब हम देखते हैं कि फैक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो फैक्ट में अभी 1 रखा हुआ है और आई में कौन सी वैल्यू है, तो आई में भी अभी 1 है। अब हम क्या करते हैं 1 इंटू 1, ठीक है, रिजल्ट कितना आ गया 1, क्योंकि 1 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फैक्ट में फिर से 1 आ चुका है। और अब क्या होगा, आई में आई प्लस 1, तो आई में अभी कितनी वैल्यू पड़ी है 1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ कितना हो चुका है रिजल्ट 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है, आई में 2 चली गई। फिर हम चेक करेंगे कि क्या नम आई जो है हमारा नम के बराबर है। तो क्या आई 5 के बराबर है, आई लेस देन इक्वल टू नम, ठीक है। तो आई जो है 2 है, 2 5 के से छोटा है या उसके बराबर है, तो हाँ कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो ठीक है जी, इसे फिर से करो। तो आई में अब आ चुका है 2। अब हम क्या करेंगे फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट में क्या है 1 और 1 में हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट में कितना आ गया है 2, तो यहाँ पे 2 हो चुका है। और आई में अब क्या होगा इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई में अभी है 2, 2 प्लस 1, रिजल्ट कितना हो चुका है 3। अब आई यहाँ पे 3 हो चुका, अपडेट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे कि क्या आई नम से छोटा है या बराबर है। हाँ नम से छोटा है। स्टेप 5 को रिपीट करेंगे। तो स्टेप 5 कहता है कि फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो फैक्ट में अभी कितना है 2 है और आई में कितना है 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके फिर से फैक्ट में रख दो। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 होने के कारण यहाँ पे 6 हो गया और 6 कहाँ चला गया, तो फैक्ट में आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे 6 हो चुका। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि आई को 1 इंक्रीज कर दो, 1 नंबर ऐड कर दो। तो 3 प्लस 1 हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार और चेक करेंगे कि क्या आई नंबर से छोटा है या उसके बराबर है। तो हाँ छोटा है, तो छोटा है तो ठीक है। और एक स्टेप करते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे कि फैक्ट में अब कितना आ चुका है 6 आ चुका है। तो 6 इंटू आई में कितना है 4। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया 24 को हम फिर फैक्ट में रख देंगे। तो अब यहाँ 6 के जगह पे हो चुका है 24। अब हम फिर आई को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो आई की वैल्यू थी 4 में हमने 1 ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे कितना हो चुका है 5 हो चुका है, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या आई नम से छोटा है, यानी कि 5 से छोटा है या उसके बराबर है। तो उसके बराबर है, तो ठीक है। एक बार और चलाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
कि फैक्ट में 24 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट में 24 है, और फिर 24 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको फिर से स्टोर कर दो फैक्ट के अंदर। तो फैक्ट के अंदर अब कितना आ चुका है 120, और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आई में ऐड कर दो 1, तो अब यहाँ पे 5 + 1 हो चुका है। मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, 5 + 1, अब रिजल्ट कितना हो चुका है आई की 6 हो चुकी है। तो 6 को फिर यहाँ पे कंपेयर करेगा कि क्या नम से छोटा है या उसके बराबर है, तो नहीं, अब नंबर से ये ग्रेटर देन हो चुका है। तो ग्रेटर देन हो चुका है तो अब हम यहाँ पे इस स्टेप को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 4 जो हमारा कह रहा है कि ये रिपीट तब तक करना है जब तक कि आई नंबर से छोटा है या उसके बराबर तक है, तभी तक हमें रिपीट करना है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। अब कर दो फैक्ट को प्रिंट करना है। तो फैक्ट जब हमारा प्रिंट होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, फैक्ट के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी हुई है 120, ठीक है। तो यहाँ पे 120 प्रिंट हो जाएगा, और इसके आगे आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं। और इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्टॉप, यानी कि अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए कितना बेसिक और कितना सिंपल स्टेप था, और इसको अब हमें कोडिंग करना है। कोडिंग करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग करना हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट को हम देखते हैं कि कैसा होगा। यहाँ देखिए ये है हमारा फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने नहीं आता है तो इसके बेसिक डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक डायग्राम नहीं पता है कि कौन सा बॉक्स को या फिर कौन से हम शेप्स को किस पर्पज से यूज करते हैं, तो आप हमारा क्लास 2 वाला लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हमने एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को डिटेल में समझाया हुआ है, और भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया है कि इसके अप्रोच क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। अगर देखे हुए हैं तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये ओवल शेप है, इसका काम है टर्मिनल का, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग का। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों पे है। अब क्या करना है कि यहाँ स्क्वायर बॉक्स है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का काम होता है प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में क्या करेगा, तो 3 वेरिएबल क्रिएट करेगा, नम, फैक्ट एंड आई। और यहाँ पे हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि फैक्ट और आई में 1 को असाइन कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे समझा था कि फैक्ट और आई में दोनों में हमें 1 रखना है, तो हम यहाँ पे 1 रख दिए हैं। फिर यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम सिंबल है इसका यूज किया जाता है इनपुट या फिर आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने यूज किया है, तो इनपुट यहाँ पे लेंगे और नंबर वेरिएबल जो है नम, इसमें हम इनपुट लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो डायमंड शेप आपको दिख रहा है, इसका काम किया जाता है डिसीजन के लिए। डिसीजन जो भी होता है वो डायमंड शेप लेता है, तो डायमंड शेप का हम काम डिसीजन लेने के लिए करते हैं। और तो डिसीजन क्या है, यहाँ कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि वाइल मीन्स जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि जब तक ये कंडीशन है तभी तक ये चलेगा। यानी कि ये कंडीशन है इसका कि एन आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। कंडीशन समझ में आ रहा है कि आई जब तक n से छोटा और बराबर है, तो यहाँ कंडीशन एक होगा ट्रू और दूसरा होगा फॉल्स। तो कंडीशन या तो ट्रू या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो ये पार्ट चलेगा, फॉल्स होगा तो ये पार्ट चलेगा, ठीक है। तो ट्रू होने के एरो आप देख सकते हैं कि ट्रू जैसे ही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टोरियल में क्या करना है, तो फैक्ट इंटू आई, जैसे कि अभी हमने समझा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको फैक्ट में रख देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो हम आई को एक एक इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो आई है वो नम के बराबर तक पहुंच सके। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा लूप, इसे हम लूप कहते हैं, ये जो सर्किल बनेगा इस सर्किल को हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में लूप कहते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे टेक्निक है, टर्म है, उन सभी को हम समझेंगे। तो ये लूप हमें तब तक चलाना है जब तक कि आई एन के बराबर तक नहीं हो जाता, और बराबर से ज़्यादा जैसे होगा, यानी कि एक जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे
आउटपुट हमें मिल जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट होने के बाद फैक्ट में सारा असाइन हो जाएगा रिजल्ट, और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो जितना भी अभी हमने ड्राई एंड रन करके देखा था वो सभी कुछ इसमें फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके बाद कोडिंग करना रह जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल कंप्यूटेशन का प्रोग्राम देखा, फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या कैलकुलेशन है और उसका क्या लॉजिक है, इन सभी को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि एक हम इंटीजर लेंगे। इंटीजर का मतलब आप समझे कि कोई एक नंबर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ एक नंबर लगते हैं। ठीक है, नंबर जो है वो है 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर रख लिया 1 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, तो ये क्या होगा, इनपुट होगा, और इनपुट होने के बाद हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा क्या हो, तो आउटपुट के लिए यहाँ पे आना चाहिए 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटीजर नंबर है उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, यानी कि जो स्टार्टिंग वाला है वो लास्ट में आ जाए और जो लास्ट वाला है वो स्टार्टिंग में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। एक और हम नंबर लिखते हैं, जैसे कि 5 4 3 6। ठीक है, तो ये एक नंबर है। अब इसको हमें रिवर्स करना होगा, तो रिवर्स क्या होगा, 6 3 4 5। ठीक है, तो जो भी हमने नंबर इस रेंज में दिया है अब उसी को यहाँ पे उल्टा से प्रिंट आउट कर दे। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को हमें रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका क्या क्या लॉजिक होगा, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि जो हमारा नंबर है हम वही रख रहे हैं 1 2 3। यहाँ पे हमने लिख दिया नम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3, यानी कि 123। ये एक नंबर है। ठीक है, अब हमें इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स हम कैसे करेंगे, क्या हम टेक्निक लगाएं, कैसे हम करें कि ये उल्टा हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये जो 1 2 एंड 3 है ये अलग अलग डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 पहले आ जाए। ठीक है, फिर अब हमें इससे क्या करें कि 3 को एक बार प्रिंट करा दे, या फिर हम कहीं इसको स्टोर करा दे। ठीक है, फिर हमारे पास जो नंबर है वो बच जाए 2 1 2, फिर हम एक बार 2 को बाहर निकाल लें, फिर ठीक है बाहर निकल गया। तो अब हम क्या करें कि अब हमारे पास सिंगल 1 बच गया, तो फिर हम 1 को प्रिंट करा दे या फिर हम 1 को स्टोर करा दे किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबर को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एंटर करेंगे तो वो तो एक साथ ही एंटर होगा, 1 2 3 हम अलग अलग तो एंटर कर नहीं रहे हैं। तो ये एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर को अब हमें अलग अलग इसको निकालना है, अलग अलग। तो कैसे करेंगे, तो क्योंकि जो ये हमारा नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कैसे करेंगे, तो 10 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 एंड 3, अब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करते ही क्या होगा, 10 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 1 जा 10। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 23, और फिर हम 2 कर देंगे तो यहाँ आ गया कितना 20। ठीक है, अब इसका रिजल्ट रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, और यहाँ पे ये 2। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ गया ये कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर हो गया 3, एंड हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, ठीक है 1 2। अब इन दोनों को समझिए, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन आया है, जो हमारा भागफल है वो है 1 2। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 3, और जो हमारा नंबर है, ठीक है नंबर कितना है 1 2 3।
अब देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 3 हमारा अलग हो चुका है। यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम किसी वेरिएबल में रख ले। सपोज कि r नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम 3 को स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा अलग हो चुका है। और हमारे पास क्वोशिएंट देखें तो अब हमारे पास कितना बच गया है, 1 2। अगर हम एक बार और इसे डिवाइड करें 1 और 2 को 10 से, तो अब क्या होगा, तो हम इसको एक बार और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास एक डिजिट निकल गया था 3, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि हमने 1 2 3 में से पहले 3 को निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि फिर एक बार और जो क्वोशिएंट है उसको 10 से डिवाइड करें, तो फिर ये सेकंड नंबर हमें रिमाइंडर में मिल गया। अब हमारे पास फिर जो क्वोशिएंट आया है वो है 1। अगर हम 1 को फिर से 10 से डिवाइड करें तो इस बार क्या होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि तीनों नंबर को अलग अलग हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 रिमाइंडर में पहले निकल गया, फिर 2 निकल गया, फिर 1 निकल गया। अब हमारे पास तीनों अलग अलग आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को एक नंबर बनाना है। एक नंबर बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, यानी कि अब हमें रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अब क्या करते हैं, तो हम एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम 0 रख दिए बाय डिफॉल्ट, यानी कि अभी इसमें खाली या कुछ नहीं है। तो अब हम इसका लॉजिक बनाते हैं कि इसको रिवर्स ऑर्डर में अब हम कैसे स्टोर कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमारा जो रिवर्स है, रिवर्स में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि अभी 0 है, 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 से तो 0 ही होगा, ठीक है। अब हम उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं r को। r हमारा कितना है, 3, और 3 को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फिर से उसको रिवर्स में स्टोर करा देंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से कि अभी क्या है, 0 है, 0 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा हीरो है जिससे कोई भी टकराएगा चूर चूर हो जाता है। यानी कि 0 में हम कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही हो जाएगा। और क्या है कि हम यहाँ पे जो r हमारा जो सबसे पहले निकला था 3, अब 3 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसका रिजल्ट 0 + 3 = कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे सेकंड स्टेप में। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आएगा 2। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, फिर से यही स्टेप को दोहराते हैं कि रिवर्स में अभी कितना रखा हुआ है, 3, ठीक है। यहाँ पे 3 हो चुका है क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके फिर हम इसको इसी में स्टोर करा दिया। तो यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब क्या है कि 3 × 10 हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि जो हमारा नंबर है वो आगे शिफ्ट हो सके। शिफ्ट होगा तभी तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं 3 × 10, 3 × 10 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करते हैं r को, तो r अभी हमारा कितना आ चुका है, 2। सेकंड स्टेप में हमारा r हो चुका है 2, तो 30 + 2 = कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब हम फिर हम नेक्स्ट क्वोशिएंट को जब हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। अब हम फिर इसी स्टेप को दोहराएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। 3 बार हम डिवाइड करेंगे तो हमें 3 बार यहाँ पे एडिशन भी करना पड़ेगा, यानी कि इन सभी को हमें रिपीटेडली वे में हमें बार बार करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि हमारा ये जो नंबर है ये 0 नहीं हो जाता। तो ये हमारा लॉजिक है। अब हम करते हैं, एक बार और करते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स कितना हो चुका है, 32 × 10 और +1। तो यहाँ पे 32 × 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 320 और +1 करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 321, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 321। तो अब हम कंपेयर करें कि ये जो हमारा रिवर्स आया है और जो हमारा नंबर था क्या वो रिवर्स हो चुका है। अब मैं 321 को यहाँ पे अगर लिख दूँ कि ये हमारा रिवर्स जो है वो आया है 321,
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमने नंबर इनपुट किया था 1 2 3 वो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्स होने के लिए हमने कौन कौन से टेक्निक यूज किया? सबसे पहले हमने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद हमें एक रिमाइंडर मिलेगा और एक कोसेंट मिलेगा, ठीक है, दो चीज़ें मिलेंगी। तो कोसेंट को हमें फिर दोबारा डिवाइड करना है, ठीक है, और रिमाइंडर को हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐड भी करना है साथ के साथ, यानी कि दोनों काम हमें साथ के साथ करते जाना है। और कब तक करना है? जब तक कि कोसेंट हमारा 0 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी समझ में आ चुकी है रिवर्स करने की। अब हम यहाँ पे इन सब का एल्गोरिदम देखते हैं और इन्हीं चीज़ों को हमने एल्गोरिदम बना रखा है, जो कि आप यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट ही लिखते हैं, फिर है नेक्स्ट डिफाइन वेरिएबल नम रिव एंड आर, यानी कि अभी तक हमने देखा था कि तीन वेरिएबल हमने बनाया था, जो कि एक था हमारा नम और दूसरा था रिव यानी कि रिवर्स करने के लिए, और एक था आर। और रिव में हमने इनिशियली क्या रख दिया था? 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है टेक इनपुट इन नम, यानी कि नम में हम कीबोर्ड से कोई इनपुट देंगे। सपोज हमने दे दिया 2 1 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है रिपीट स्टेप 5 व्हाइल नम नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसे तब तक करते रहो जब तक कि नम 0 ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जो नंबर हमारा 2 1 3 है, इसको तब तक स्टेप 5 को रिपीट करो जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप है जो कि हम वहाँ पे कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो 2 1 3 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ कि जब हम डिवाइड का यूज़ करते हैं यानी स्लैश का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें कोसेंट मिलता है, और जब हम परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2.5 आएगा, क्योंकि इसका जो भाग देंगे तो 2.5 आएगा। लेकिन इंटीजर वैल्यू ये होता है कि इसमें पॉइंट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। इंटीजर उसको कहते हैं जिसमें कोई पॉइंट दशमलव वाला सीन ना हो, ठीक है। तो रिजल्ट इसका 2 हो जाएगा। अगर हम 5 मॉडुलो 2 करें, यानी कि भाग तो ये भी करेगा, बट ये रिजल्ट में क्या करेगा? तो भाग वैसे देगा जैसे कि हम करते हैं 5 2, तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा और इसका शेषफल कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। और डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हमें भागफल मिलेगा, और मॉडुलो अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें शेषफल मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये जो दो ऑपरेटर है स्लैश एंड मॉडुलो, तो हम मॉडुलो का यूज़ पहले करें। पहले हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और रिमाइंडर को हम एक आर नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम रिमाइंडर करते हैं तो जो लास्ट वाला नंबर होता है वो आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया, आर में कितना आ गया? 3। अब नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि रिवर्स इंटू 10, 10 में मल्टीप्लाई करो रिवर्स को, और रिवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आर ऐड कर दो। तो रिवर्स में भी 0 है, 0 में अगर 10 से 0 करेंगे तो 0 होगा, और आर को हम उसमें ऐड करेंगे तो 0 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, यानी कि रिवर्स में अब क्या हो चुका है? 3 हो चुका है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में है कि अब भाग दो नम में, तो नम हमारा क्या है? 2 1 3। अब हम भाग देंगे इसको 10 से, तो 10 से जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर छोड़ के जो भागफल बचेगा वो 21 आएगा। तो 21 को अब फिर से नम में ही रख दो, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है कि नम में पुनः स्टोर करा दो, ठीक है। तो अब नम में कितना आ चुका है? 21, और इसी चीज़ को ये बार बार रिपीट करेगा, और रिपीट करके हमारा रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था, ठीक वैसे यहाँ भी काम करेगा, और रिजल्ट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 1 2, रिवर्स में 3 2 1 आ जाएगा, और हम लास्ट में प्रिंट करा देंगे रिवर्स को, तो रिवर्स हमारा आउटपुट आ जाएगा 3 1 2,
और हमने जो इनपुट किया था वो था 2 1 3। ठीक है, तो ये इसका उल्टा प्रिंट आउट हो चुका है और लास्ट में यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट भी इसी एल्गोरिदम के ही बेस पे बनाया जाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्गोरिदम को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे देखा, जो सबसे पहला स्टार्ट करेगा, फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन किया, नंबर इनपुट किया। अब जो भी नंबर आप दोगे उसको ये रिवर्स ऑर्डर करेगा। यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है। कंडीशन क्या है, जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए। और नंबर कम कैसे हो रहा है, तो नंबर यहाँ पे डिवाइड करने के साथ ही कम हो रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा। और ये जो 3 स्टेप था हमारा वो यहाँ पे हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली लूप में चल रहा है। लूप तब तक चलेगा जब तक कि नम 0 ना हो जाए। और जैसे ही ये कंडीशन फेल होगा, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब रिवर्स में रिजल्ट आ चुका है। रिवर्स को अब यहाँ पे प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराने के बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। और आप अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो इन सभी को आप नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको जब हम प्रोग्रामिंग बताएंगे तो उस टाइम इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सारा एल्गोरिदम आपके पास रहेगा तो उसको कोडिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो आपको जितना भी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट मिल रहा है उन सभी को आप नोट डाउन करते चले। ये आपके एग्जाम टाइम में भी बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है, तो इस पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में एल्गोरिदम भी पूछ देता है। इवन जब आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ भी ये सब पूछा जाता है कि लॉजिक बताओ, एल्गोरिदम बताओ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी आप सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे प्रोग्राम बनवा के नहीं दिखाया जाता। वहाँ पे एल्गोरिदम ही पूछता है कि क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, कौन कौन सा टेक्निक यूज करोगे, कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पूछी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। सो आप इसे बहुत ही केयरफुली समझें और इसे नोट डाउन करते चले और एक नोट्स आप तैयार करते चले, जिससे कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो एक बार नोट्स में लिखोगे, फिर उसको एक बार एग्जीक्यूट कराओगे, तो दोनों काम करने के बाद आपका जो स्किल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप सारे बातों को समझोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट क्लियर करना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि कोई नंबर है, उसको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते तो आइए हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं, समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो खुद से एंड 1 से डिविजिबल हो और उसके अलावा और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो मैं बता दूं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि सभी को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स की। जैसे कि हम बात करें 2 की, तो 2 स्वयं से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3 की बात करें तो 3 भी खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 5 ये एक नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को हम कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसको हम देखिए एक बार समझाते हैं आपको। जैसे कि ये 3 है, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से कट जा रहा है, पूरी तरह से डिविजिबल है, पूर्णतः कट जा रहा है। और हम इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5 से भी डिविजिबल हो गया। ये 1 से भी डिविजिबल है, 1 से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 से तो सभी संख्या डिवाइड हो जाएगा। और इसे हम 15 से भी स्वयं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई वैसी संख्या जो स्वयं से यानी कि सेम नंबर एंड 1 नंबर से ही डिवाइड हो और बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वैसे संख्या को हम
प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 की बात करें तो क्या 7 किस किस नंबर से डिविजिबल है? तो 7 किस किस नंबर से डिविजिबल है, और डिविजिबल का मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से हम इसका यानी कि शेषफल इसका कितना आना चाहिए कि 0 आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ही लॉजिक बन रहा है कि हम 1 से स्टार्ट करें एंड 7 तक चेक करें, बारी बारी से डिवाइड करके। जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 को हम पहले 1 से डिवाइड करें, तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कहीं 2 से भी तो डिविजिबल नहीं है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम अब क्या करेंगे, हम इसे 3 से भी चेक करेंगे। तो 3 यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कट रहा, यहाँ पे भी 1 से रिमाइंडर बच रहा है। अब हम इसे 4 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 4 से भी यहाँ पे नहीं होगा, 4 1 जा 4, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर और भी ज़्यादा बच रहा है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। 5 से भी डिवाइड करके हम एक बार देख लेते हैं, कहीं कट जाए। यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमाइंडर भी बच रहा है। फिर 6 से भी हम करके देख लेते हैं, तो यहाँ भी नहीं कट रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अब लास्ट बारी आ गई 7 की, तो 7 से 7 में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्वयं से डिवाइड हो रहा है, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है और 1 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जो अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं कहते। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इसको एल्गोरिदम तैयार करेंगे। तो हमने प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने क्लियर कर चुका है कि प्राइम नंबर अगर हमें ढूंढना है तो हम 1 से लेकर 1 नहीं, हम मान लेते हैं कि 2 से लेकर उसके बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड हो नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से है कि स्टार्ट करो, डिफाइन करो नम, फ्लैग एंड आई। फ्लैग क्या है अभी हम समझेंगे। जैसे कि हमने एक नंबर बना लिया नम, ठीक है, नम हो चुका है। अब नम में हमने एक और हमने बना लिया आई। आई का काम क्या है कि वो डिवाइड करने के लिए हमने यूज करेंगे, और तो आई में हमने क्या कौन सी वैल्यू रख लिया 2। नंबर अभी खाली है, नंबर में हम कोई नंबर इनपुट करेंगे जो कि स्टेप 3 है। तो हम कोई नंबर इनपुट करें, जैसे कि मान लेते हैं कि 7 पे ही हम एक बार समझ लेते हैं। तो 7 हमने इनपुट किया, ठीक है, और हम फ्लैग एक बनाना है। फ्लैग में हमें क्या रखना है तो 0 रखना है। फ्लैग ही एक ऐसा है, फ्लैग हम नाम रख दिए, अगर फ्लैग चेंज हो गया तो यानी कि कोई संख्या डिवाइड हो गया, अगर नहीं होता तो यानी कि हमारा सही है। फ्लैग से ही हमें ये पता चलेगा कि नंबर कोई डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं, जो कि 4 है। कह रहा है कि रिपीट स्टेप 5, और स्टेप 5 को हमें रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक कि फ्लैग 1 ना हो जाए, यानी कि अभी इनिशियली फ्लैग क्या है 0 है, जब तक ये 1 ना हो जाए। यानी कि अगर फ्लैग 1 हो गया तो रिपीटेशन को बंद कर देना है। या फिर दूसरी बात ये है कि जो i की वैल्यू है वो नम के बराबर ना हो जाए, यानी कि जो हमारा 2 से i स्टार्ट हो रहा है वो 7 के बराबर जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें जो स्टेप 5 है उसको रिपीट करना है। ठीक है, चलो हम इस बात को भी मान लेते हैं कि अब हम स्टेप देखते हैं 5 को कि अब हमें क्या रिपीट करना है। हमें तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 2 से स्टार्ट करना है और लास्ट 7 तक जाना है, और अगर बीच में कहीं फ्लैग 1 हो गया तो वहीं पे हमें रिपीटेशन को बंद कर देना है। ठीक है जी, तो अब हम स्टेप 5 को देखते हैं। इफ मीन्स होता है यदि
नम डिवाइड बाई 2, मॉडुलो 2 है, मॉडुलो 2 का मतलब क्या, बार हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर जो होगा वो अगर 0 के बराबर है, यानी कि नंबर जो है 7 को तुम डिवाइड करो 2 से और चेक करो कि क्या वो 0 है। यहाँ पे डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना कि क्या ये दोनों बराबर है, जो कि हम नॉर्मल अपने लैंग्वेज में अपने मैथ में समझते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो बराबर का मतलब प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू से होता है। अगर सिंगल इक्वल टू कहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि उसकी जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में असाइन करना, उसके अंदर रखना, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम जब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तो इन सभी छोटी छोटी बातों को भी समझेंगे। तो यहाँ पे अभी एक बात ध्यान रखना है कि जो नंबर है हमारा उसको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसका रिजल्ट रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर को हमें चेक करना है कि क्या ये 0 है, क्योंकि रिमाइंडर से ही हमें पता चलेगा कि ये क्या पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं है, पूरी तरह से डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 7 को। तो आई अभी हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड किया 7 को, तो 7 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। चलिए हम यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 को 7 से डिवाइड किया, 7 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, 3 2 जा 6 होगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन फेल है। तो इफ पे जो कंडीशन लगा है ये है फॉल्स। तो अगर ये सही होता, कंडीशन अगर ट्रू होता तो क्या होता, तो फ्लैग में 1 आ जाता। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। तो ट्रू नहीं हुआ तो क्या करो जी, तो आई को आई में 1 ऐड कर दो। तो आई की वैल्यू क्या करो, तो 1 बढ़ा दो। तो आई अब यहाँ पे 3 हो चुका है। अब इसको हम फिर से रिपीट करते हैं कि अब 7 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 होगा, रिमाइंडर फिर 1 आ गया। फिर कंडीशन यहाँ पे चेक हुआ तो कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया। तो फेल हो गया तो आई को बढ़ा दिया जाए। तो आई अब यहाँ पे 3 से क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। अब हमने यहाँ पे 4 रख दिया। तो 4 से अब हम डिवाइड करेंगे, 7 को ही डिवाइड करते हैं 4 को। तो यहाँ पे 4 से 7 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो अब क्या करो, फिर कंडीशन फेल हो गया। यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया 3 और यहाँ पे का रिमाइंडर चेक कर रहा है 0 से। तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 3 = 0 नहीं है। यहाँ पे कंपेयर के क्या ये दोनों पक्ष बराबर है, तो नहीं, दोनों पक्ष बराबर नहीं, यानी कि कंडीशन फेल हो गया। तो कंडीशन जैसे ही फेल होगा तो आई की वैल्यू बढ़ा दी जाए। तो आई अब यहाँ पे 5 हो चुका है। तो 5 अब यहाँ पे हो गया तो 5 से भी डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 के बाद डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 2 से फिर यहाँ पे कंपेयर होगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन फेल होगा, फिर आई बढ़ जाएगी। तो आई अब यहाँ पे 6 हो चुका है। 6 होने के बाद क्या होगा कि फिर यहाँ पे अब 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि रिमाइंडर 1 आ गया। तो रिमाइंडर 1 आ गया तो फिर यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई। कंडीशन फेल हो गई तो फिर आई इंक्रीज हो गया। अब हो चुका है 7, तो 7 से तो कट ही जाएगा। तो जो हमारा कंडीशन है वाइल की, यानी कि यहाँ पे हमने लूप में देखा था कि आई लेस देन नम, यानी कि जो नम है उससे छोटी होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि जो 7 आ चुका है तो 7 तो इसके बराबर हो गया है, यानी कि अब हम नेक्स्ट स्टेप नहीं करेंगे। यानी कि ये जो हमारा रिपीटेशन है, ये ब्रैकेट जो रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। यानी कि अब हम इस जो लूप है स्टेप 5 की, अब हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो स्टेप 6 को देखते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा कंडीशन फेल हो चुका है। कंडीशन जो था वो था आई लेस देन नम, ठीक है, क्योंकि हमने समझा था कि जो हमारा आई है वो 1 से एंड जो 7 जो सेल्फ नंबर है, यानी कि अगर हमने नम 7 दिया है वो 7 है, तो इन दोनों नंबर से तो ये डिविजिबल है ही, तो हम इसे चेक ही नहीं करते, ठीक है। अगर 2 से 7 - 1 यानी कि 2 से 6 तक अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता, ठीक है। तो अब हम लूप से बाहर आ चुके हैं, हमारा जो इटरेटिव प्रोसेस था उससे हम बाहर आ चुके हैं। तो अब हम स्टेप 6 को देखते हैं। स्टेप 6 जो रन करेगा वो था कि चेक करो फ्लैग को कि क्या वो 0 है।
तो अब हम चेक करेंगे कि फ्लैग 0 है। हाँ 0 है, तो अगर 0 है तो वो जो नंबर इनपुट किया गया था वो नंबर प्राइम है। अगर फ्लैग 1 हो जाता तो यहाँ पे चेक होता है कि हाँ फ्लैग 1 है, तो 1 है तो वो नंबर प्राइम संख्या नहीं है। क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई नंबर दे देते हैं 6, तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ पे ये कट जाता, यहाँ पे डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे ये 2 से भी डिवाइड है ना, तो ये जैसे ही ये 2 से डिवाइड हो जाता तो डिवाइड होता, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं स्टेप 6 में कि क्या फ्लैग 1 है या 0 है, तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये 0 के बराबर नहीं है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो एल्स पार्ट आएंगे, तो एल्स में क्या है कि जो नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, इस फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट है, जो कि हम हर फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं ओवल शेप से। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। हम यहाँ पे जो जो वेरिएबल की ज़रूरत है वो हम डिफाइन करते हैं, और जिस भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है, जिसमें जो भी वैल्यू रखना है वो हम रख लेते हैं। फिर थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है इनपुट करना। इनपुट करने के बाद अब हम कंडीशन पे आएंगे, जो हमारा लूप है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि रिपीट स्टेप 5, यानी कि अब हमें रिपीट करना है। तो रिपीट की बात जब भी आती है यानी कि वहाँ पे लूप लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप लगेगा, और ये लूप कब तक चलेगा, तो जब तक कि आई की वैल्यू नम से छोटी नहीं हो जाती। नम से छोटी का मतलब कि मैं एक बार फिर से समझा दूँ, जैसे कि हमने 7 नंबर लिया था, तो ये 7 नंबर या तो 1 से डिवाइड हो सके या तो 7 से डिवाइड हो सके। ये हमें पता है कि ये 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है ये, और दुनिया का कोई भी नंबर है तो ये इन दोनों नंबर से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि इनके बीच के नंबर से, जो भी इसका रेंज है, यानी कि 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 1-7 की अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो 1-7 के बीच में कौन सा रेंज है, 2-6। अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है। तो हमें इसी चीज़ को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो n-1 यानी कि जो भी 7 है तो 7-1 यानी कि 6 तक ये चलेगा। और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू होगा तो वो डिवाइड करेगा 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 से कंपेयर करेगा। कंपेयर इसलिए करेगा ताकि वो पता कर सके कि जो डिवीजन हुआ है वो पूरी तरह से डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो होने के बाद क्या करेगा कि फ्लैग की जो वैल्यू है वो चेंज कर दो, और चेंज करने के बाद लूप ब्रेक हो जाए, यानी कि हमें एक बार भी मिल गया तो वहाँ पे हमारा काम खत्म। अगर नहीं हुआ, अगर इफ की कंडीशन फेल हो गई तो क्या करे, आई को बढ़ा दे। आई को जो 2 है वो 3, 4, 5, 6 करके बार बार करके चेक करते रहे, ठीक है। अगर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि आई जो हमारा फ्लैग है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फिर जब हमारा लूप जो है वो फॉल्स होगा, लूप से जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, जो कि यहाँ पे चेक करेगा फ्लैग की वैल्यू। अगर कंडीशन ट्रू हुआ होता है, यानी कि पूरी तरह से अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देता। बट कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, तो नहीं चेंज हुआ है तो फ्लैग की वैल्यू फिर से एक बार चेक की जाएगी। अगर 0 है तो 0 होगा, तो यहाँ पे डायमंड शेप कंडीशन लगा हुआ है कि क्या फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई है। तो अगर हुई होती, यानी कि अगर फ्लैग 0 है तो 0 है तो वो प्राइम नंबर है, अगर 0 नहीं है तो नहीं है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। जो भी कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। और इसके बाद का जो स्टेप है वो है स्टॉप। चूंकि यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने वहाँ पे नहीं बनाया है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देख लिया।
बाकी के प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ताकि ये वीडियो लेंथ कुछ ज़्यादा ना हो। सो आगे की जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से लॉजिक डेवलप करना सीख सके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सके और अपने लाइफ का कैरियर सेट कर सके और ओ लेवल एंड ए लेवल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। अगर आपको इन सभी जो भी हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं उन सब का नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।